हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता। थोड़ी देर के लिए वीडियो कट हो गया था, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को, ठीक है, एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई भी एनी मैटर, यू कैन टेक हेयर एनी मैटर। कोई भी आप मैटर ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, और उस पदार्थ का जो एक मोल होगा ना, एक मोल, और उस एक मोल का जो द्रव्यमान आएगा ना, उसी को आप क्या नाम देते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब कोई भी मैटर लिया, उस मैटर का एक मोल लिया, और उस एक मोल को तौला, और तौल करके उसका जो द्रव्यमान आया, मैटर लिया, तौला, तौल करके एक मोल का जो द्रव्यमान आया, उसी को हम लोग क्या नाम दिए? मोलर द्रव्यमान नाम देते हैं, या मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। उसकी बात अब ये समझिए कि एक मोलर द्रव्यमान को कैसे और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम का मोलर द्रव्यमान मैं लिखना चाहता हूं। मोलर द्रव्यमान, हीलियम का मोलर द्रव्यमान। तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या हो सकता है? 4 ग्राम प्रति मोल। बात समझिएगा, ये 4 ग्राम प्रति मोल क्या है? कह रहा है, मैंने पूछा तू क्या है, तो ये बोल रहा है हीलियम के एक मोल में, हीलियम के एक मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन के, सॉरी, हीलियम के परमाणु उपस्थित हैं। समझ में आया? दिमाग खुला कि नहीं खुला? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और दिमाग खोलते हैं आपका। फिर उसके बाद मैं ऑक्सीजन का मान लीजिए ले लेता हूं। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? बोलो जी, क्या होता है? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 ग्राम प्रति मोल। तो 16 ग्राम प्रति मोल का क्या मतलब बनता है जी? क्या मतलब बनता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के एक मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित हैं। शायद आपको, आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं बोर्ड के सामने से। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। मैं वीडियो को की लेंथ को ज्यादा बड़ा ना करना पड़े, इस वजह से मैं नोट करने का ज्यादा समय नहीं देता हूं। ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और चीजों को पहले नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर ही जाइए। इससे पहले आप नेक्स्ट टॉपिक पर मत जाइए जब तक चीजों को नोट ना कर रहे हो। और जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, आपको अपना ना तो पेन उठाना है ना कॉपी उठाना है। जब मैं पढ़ा करके बोर्ड से हट जाऊं तो आपको पेन और कॉपी उठा करके वीडियो को पॉज करके देखना है। देखिए, पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में आपको वीडियो देखने में, मानता हूं आधे घंटे के वीडियो को आपको लग सकता है 1 घंटा। बट अगर आप आधे घंटे के वीडियो को 1 घंटे में देखते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपके पूरे कोचिंग का टाइम निकल जा रहा है। अगर आप आधे घंटे के वीडियो को आधे घंटे में खत्म कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा? आपका टाइम तो मैनेज नहीं होगा। सच्चाई तो ये होगी, आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी। केवल आप वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे। समझ गए? तो चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, चीजों को डीप एनालिसिस करने के लिए वीडियो देखते रहिए। जब मैं बोर्ड से हटूं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जाकर के आप कुछ और एक्टिविटीज करिए। तो ये आपका वीडियो देखने का मैनर होना चाहिए, जिससे आप सक्सेस की ज्यादा करीब पहुंचेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। मैं इसे मिटाता हूं।
तो इसी के साथ नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है नया टॉपिक, आप लोग सोच करके बताइए क्या नया टॉपिक है। नया टॉपिक है मोलर आयतन। क्या नाम है? मोलर आयतन। आयतन, मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम। ये मोलर जो आयतन है ना, ये इसके बारे में एक चीज समझ लीजिए, ओनली वैलिड फॉर गैसेस। ये केवल और केवल गैसेस के लिए वैलिड होगा। जो मोलर आयतन बता रहा हूं ये केवल और केवल गैसेस के लिए वैलिड होगा, या फिर केवल गैसेस के लिए ही होगा। मोलर आयतन होता क्या है? किसी पदार्थ, पहली बात तो आप नाम से ही समझ जाएंगे, मोलर मतलब एक मोल, आयतन मतलब आयतन, ठीक है। तो एक मोल पदार्थ के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। अब डेफिनेशन बेसिस पे हम लोग और तरीके से लिखते हैं, किसी पदार्थ के एक मोल के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। आयतन कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को ले लो, ठीक है, उसका मैंने क्या किया, एक मोल बाहर निकाला, ठीक, उस एक मोल को मैंने तौला, तो उसका जो द्रव्यमान आया ना, उसी द्रव्यमान को हम लोगों ने नाम दे दिए क्या, मोलर आयतन। आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई भी पदार्थ लिया, ये कोई भी पदार्थ है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं चीजों को चित्र बना करके आपको समझाता हूं। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा डीपली चीजें समझ में आए। कोई भी पदार्थ लीजिए, उस पदार्थ का एक मोल लीजिए, उस एक मोल का जो द्रव्यमान होगा वही एक मोल का जो आयतन घेरेगा, एक मोल जो आयतन घेरेगा, द्रव्यमान नहीं आयतन, एक मोल जो है वो उसके कण जितना आयतन घेरेंगे वही मोलर आयतन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि एक मोल जो होगा वो कितना आयतन घेरेगा। तो एक मोल जो होता है, एक मोल गैस जो होता है, एसटीपी और एनटीपी, बात करेंगे अभी क्या होता है ये। एसटीपी पर या एनटीपी पर एक मोल गैस जो आयतन घेरता है, एक मोल गैस का आयतन, जो आयतन होता है वो होता है आपका 22.4 लीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी जगह पर, खाली जगह पर मैं एक गैस को छोड़ देता हूं, ठीक, स्प्रेड कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं, और मैंने कितना गैस छोड़ा, एक मोल, तो वो जितना आयतन घेरेगा गैस ना, वो 22.4 लीटर होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए कि एसटीपी पर होना चाहिए वो काम, या एनटीपी पर होना चाहिए। समझ में आई बात को? आपको समझ में, आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, एक गैस का कंटेनर लिया, उसमें से एक मोल गैस मैंने निकाल दी, तो वो जितना आयतन घेरेगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, जितना जगह वो घेरेगी वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। अब ये एसटीपी क्या वाला है, समझ लीजिए इसको। एसटीपी, एसटीपी को अंग्रेजी में बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। और एनटीपी को बोला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग, व्यक्ति एक, नाम अलग, सिर्फ आप ये समझ सकते हैं। तो ये एक ही आदमी है और इसके दो नाम हैं। तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता क्या है,
हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आपको फिर बता देता हूँ। मोलर आयतन, एक मोल के किसी पदार्थ के 1 मोल का जो आयतन होता है उसे मोलर आयतन कहते हैं। आयतन वो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, मतलब 3 डायमेंशनल में एक कण कितना घूम सकता है उसी को आयतन आप बोल सकते हैं। अब क्या हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं मोलर आयतन में 1 मोल गैस कितना जगह घेरता है। तो 1 मोल जो गैस होता है, अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर से 1 मोल गैस स्प्रेड करता हूं तो वो जितना आयतन घेरता है वो 22.4 लीटर के बराबर आता है या फिर 22,400 ml के बराबर आता है। इसको आप 22,400 ml भी बोल सकते हैं। 22,400 ml के जगह भी घेर लेता है, ठीक है। लीटर में नहीं समझ में आ रहा है तो आप ml में कर सकते हैं, ठीक है। तो 22,400 ml के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम 1 मोल जो कितना जगह घेर रहा है 22,400 ml। अब वो किस कंडीशन पे घेर रहा है, जब कंडीशन ये लग रही होगी तभी ये काम हो रहा होगा। कंडीशन ये कंडीशन होनी चाहिए, बिना इस कंडीशन पर ये मोलर आयतन संभव नहीं है। 22.4 लीटर भी बदल सकता है अगर कोई दूसरा कंडीशन लगा दिया जाए तो ये आयतन बदल करके कुछ और भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में ही आपसे कभी भी पूछा जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया है, आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आप लिख सकते हैं इसे, वीडियो को पॉज कीजिए और चीजों को अच्छे से लिखिए। चलिए हम चलते हैं नए टॉपिक पर। आशा करता हूँ सारी चीजें आप लिख चुके होंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये केवल और केवल गैसेस के लिए वैलिड है। गैस के लिए ही केवल मोलर आयतन निकाला जा सकता है और चीजों के लिए मोलर आयतन क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्यों? इसकी वजह ये होती है कि गैस जो होता है ना, इसका मोलर आयतन फिक्स नहीं होता है। मोलर आयतन ताप तथा दाब बदलने की वजह से बदलता रहता है। लेकिन जो ठोस होता है उसका भी मोलर आयतन फिक्स होता है, द्रव का भी मोलर आयतन फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खुद ही पढ़ा, डेफिनेशन के अंदर भी कई बार हम लोगों ने बताया कि ठोस और दोनों का मोलर आयतन फिक्स होता है। आयतन फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, मोलर आयतन भी फिक्स होगा। लेकिन गैस जो होता है उसका मोलर आयतन फिक्स नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग गैस के बारे में मोलर आयतन निकाल रहे होते हैं और चीजों को समझ रहे होते हैं। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं और समझते हैं और क्या चीज होता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अब क्या, पहली बात, मोल पे क्वेश्चन समझने से पहले एक और टॉपिक आप पढ़ लीजिए, वाष्प घनत्व। इसका केवल आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए। गैसियस स्टेट में हम इसका पूरा डीप एनालिसिस कर रहे होंगे। गैसियस स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं गैस अवस्था में मैं इसको पूरा बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे केवल समझ लीजिए, वाष्प घनत्व जो होता है इसे अंग्रेजी में वेपर डेंसिटी बोला जाता है। POURDENSITY, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, 2 गुणे मोलर आयतन। मैं लिख देता हूं, वाष्प घनत्व बराबर होता है 2 गुणे मोलर द्रव्यमान। वाष्प घनत्व बराबर होता है 2 गुणे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक चीज बता दूं आपको, कुछ लग गया क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं, प्रश्न में आपसे कभी पूछूं कि वाष्प घनत्व बताइए, तो अगर मैं बोलूं कि एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, गैस का मोलर द्रव्यमान दे दूं
और वो बोल दूं आपका कि मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो इसका वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। तो वाष्प घनत्व को वीडी बोल सकते हैं या वेपर डेंसिटी, 2 गुणे मोलर द्रव्यमान होता है। तो मोलर द्रव्यमान होता है तो इसको हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, 2 गुणे 16 बराबर 32। 2 गुणे 16 बराबर 32। तो आपको आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। आप इस चीज को भी लिख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग कर चलते हैं मोल के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने चलते हैं। तो आप पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आशा करता हूं आप सभी लोगों सभी चीजें नोट कर चुके होंगे। अब चलते हैं नए टॉपिक के अंदर कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल का कैलकुलेशन कैसे करें? कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन का मतलब कैसे करें, मोल को कैसे निकालें, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे होने वाली है। कैलकुलेशन ऑफ मोल में आपको मैं इससे पहले आपसे एक बात कहूंगा, ये थोड़ा फॉर्म है MnV, ठीक, जाना MnV जाना मोल पर, ये फॉर्मूला, ये चीज थोड़ा आप याद कर लीजिए, कहानी है। MnV जाना मोल पर, MnV जाना मोल पर भाग लगाना, MnV जाना मोल पर गुणा लगाना, गुणा लगाना, सॉरी, तो नहीं, MnV जाना मोल पर भाग लगाना, ठीक है, पहली बात। MnV आना मोल से तो गुणा लगाना, गुणा क्या करना, लगाना, गुणा लगाना। और क्या करना, वेट ना 22.4 लगाना। ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए। जब तक मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, इससे पहले आप चीजों को याद कर लीजिए, दिमाग में चलाते रहिए। क्या चलाते रहेंगे? हमारे साथ बोलिए, MnV जाना मोल पर भाग लगाना, MnV आना मोल से गुणा लगाना, वेट ना 22.4 लगाना, MnV जाना मोल पर भाग लगाना, MnV आना मोल से गुणा लगाना, वेट ना 22.4 लगाना। तो ये आपका ट्रिक हो गया तैयार। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जगहों पर मैं ये चीज का यूज करने वाला हूं, इससे पहले आपको याद करा देता हूं। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं मोल निकालना चाहता हूं तो मोल हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और अगर संख्या दी है तो पदार्थ की संख्या बटा Na, एवोगैड्रो संख्या। Na क्या होता है? Na को 6.022 गुणे 10⁻23 बोलते हैं, इसी को एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं इस चीज के बारे में। अब हम समझते हैं अगले टॉपिक के बारे में। क्या है? अगर मान लीजिए वॉल्यूम, ठीक है, दिया है या फिर आयतन दिया है, तो पदार्थ का आयतन बटा 22.4, पदार्थ का आयतन बटा 22.4, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, मोलर आयतन
एसटीपी पर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे और अच्छे से चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद लेंगे। तो किस तरीके से इस चीज को आप लिख लीजिए, पहले इस चीज को लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाने वाला हूं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं आप इस चीज को लिख लीजिए। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, वीडियो पॉज करने के बाद इस चीज को लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं। थैंक यू सो मच। चलिए, मैंने इस चीज को मिटा दिया। सॉरी, ये तो नहीं मिटाना था, बट मुझे याद है क्या लिखना था। याद करिए, मैंने क्या बताया था। MnV जाना कहां पे, मोल पर। अब जरा ध्यान से मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये, CH4 कितने ग्राम, 64 ग्राम। अरे अभी देखो तो कम से कम कितने क्वेश्चन इससे बनाता हूं। उसके बाद हमारा H2O है, ठीक है, H2O है। फिर इसके बाद है NH3 है। फिर इसके बाद आपका आता है क्या, CO2 है। फिर इसके बाद क्या है, बस NH3 CO2 और क्या है, बस और कुछ भी बचा हुआ है, CH4 NH3 CO2 NH2 CO2। बस इतना ही खत्म करते हैं, 3 ही पार्ट को कंप्लीट करते हैं। मैंने क्या गलत कर दिया एक पार्ट को। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैं इधर थोड़ा आपके बाद ट्रिक तैयार कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ ना लिख करके थोड़ा दूर बनाता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी पड़ेगी अभी यहाँ पे। तो ध्यान से समझिए, MnV कहाँ जाना है, मोल। ठीक है, अब सभी लोग जाओ, मैं गया ऐसे। ये तीर ध्यान देखिएगा, जैसे इधर बनाए हो वहीं ऐसे बनाना इधर, ठीक है। ठीक है, अब आना है तुमको ऐसे। दो लाइन पहले खींच लो, पहले सभी का दो लाइन खींच लो। अब इधर वाला ऐसे है और ऑल्टरनेट ऑर्डर में चलना है ना, तो इसको ना दे करके इसको देना है और इसको इधर देना है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब इस तरीके से आप बना लीजिएगा। M का मतलब होता है क्या, मास। ठीक है, N का मतलब होता है Na। ठीक है, नंबर। ठीक है, और V का मतलब होता है वॉल्यूम। MnV जाना मोल पर क्या लगाना था, बताइए। MnV जाना मोल पर भाग लगाना, लगा दिया भाग। MnV जाना मोल पर, N जाना मोल पर भाग लगाना, N जाना V जाना मोल पर भाग लगाना। ठीक है, और गुणा लगाना। आना मोल से तो गुणा लगाना, आना मोल से गुणा लगाना, आना मोल से गुणा लगाना, आना मोल से गुणा लगाना। और फिर क्या मैंने लिखा था, W ना 22.4 लगाना। W ना 22.4 लगाना। तो इसी बेसिस पे ये आपका वाई मैप तैयार होता है। इसका नाम मैं वाई मैप देता हूँ। काफी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं कोई नया चीज में नहीं बता रहा हूँ आपको, सभी टीचर्स आपको बताते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में बताते हैं। मैं भी इसका यूज करके काफी क्वेश्चंस को शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक CH4 दे दिया। अब मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, बताइए इसका मोल कितना होगा। ठीक, 64 ग्राम CH4 में कितने मोल हैं,
तो बताइए इस पदार्थ का CH4 का मोल ज्ञात कीजिए। CH4 का मोल ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? अब हमको मोल दिया है, मोल निकालना है। मोल क्या करना है? ये निकालना है बीच वाला। और दिया क्या है आपके पास? है क्या? मोल दिया है, मोल निकालना है। मास दिया है, मास दिया है, मोल निकालना है। मास दिया है, मोल निकालना है। मास दिया है, मोल निकालना है। तो क्या करेंगे? मोलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि मास से मोल पे जाना है, मास से मोल पे जाना है। तो मोलर मास से डिवाइड कर दो 64, और जरा इसका निकालो तो CH4 जो होता है उसका मोलर मास 16 प्लस 4 गुणे 1 बराबर कितना? सॉरी 12 प्लस 4 गुणे 1, 16 आ जाएगा। 16 ग्राम, ठीक, 16 ग्राम आ जाएगा। बात समझ में? 16 ग्राम प्रति मोल आप भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैं इसके बारे में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। तो आपको क्या आ जाएंगे? 64 बटा 16 ग्राम, यहां पे भी ग्राम है, ग्राम प्रति मोल। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा 16 चौको 64, और ग्राम से ग्राम गया, क्या बचा? 4 मोल। बात समझ में आ रही है आपको? CH4 का मोल कैसे निकाला? मास दिया है, मोल निकालना है। मास से मोल पर जाना है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। द्रव्यमान में मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अच्छा, जहां से जाना है और जहां से जाना है और जहां पर जाना है, तो जहां से जाना है उसको ऊपर लिखना है, और जहां पर जाना है उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको करना है, और आपको वो नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको? अगर मैं पूछूं, बताइए CH4 का अणुओं की संख्या, CH4 में अणुओं की संख्या, कितने अणु हैं CH4 के? अब ध्यान रखिए, याद करिए मैंने क्या बताया था। जब आपको संख्या पूछे किसी चीज की, CH4 का पूछे या फिर किसी भी चीज को, तो उस चीज को पैकेट में डाल दीजिए। मैंने क्या किया? 64 ग्राम CH4 है, तो मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक पैकेट डालना चालू कर दिया CH4 का। बहुत सारा पैकेट डाला CH4 का, CH4 का सब पैकेट डाल दिया। ठीक है। अब इस पूरे कंटेनर के इस पूरे कंटेनर में CH4 के 4 मोल हैं, तो 4 मोल CH4 दिया हुआ है। या फिर आप ये ऐसे समझिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अणुओं की संख्या। क्या चाहिए हमको? अणुओं की संख्या, और CH4 के अणुओं की संख्या चाहिए। हमको क्या पता है? द्रव्यमान पता है। तो ये मास पता है, वो नंबर पे जाना है। तो कैसे जाओगे भैया? पहले मास से चलना चालू किया, मास से पहले मोल पे जाएंगे। तो जब मास से मोल पे जाएंगे तो यही रास्ता होगा ना, 64/16, और 64/16 करके आपके 4 मोल आ रहे होंगे। तो मास से मोल पर तो चले गए, अब मोल से हमें नंबर पे जाना है। जरा ध्यान से देखिए, मोल से जब नंबर पे जाते हैं, मोल से जब नंबर पे जाते हैं तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। किसमें करते हैं? मोल में। किस पर जा रहे हैं? नंबर पे। तो कैसे करेंगे? मोल गुड़े Na। अब मोल कितना है? 4 गुड़े Na कितना है? Na। तो कितने मोल, कितने मॉलिक्यूल या फिर कितने अणु आ गए CH4 के? 4 अणु आ गए। समझते चलिएगा इस चीज को, समझते चलिए। मैंने एक कंटेनर लिया और बहुत सारे CH4 के अणु डाल दिए, ठीक है ना? ध्यान से समझना इस चीज को। CH4 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 अरे जी, यहाँ पे तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा बच्चों को। चलो यहाँ बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अणु ले लिए मैंने, और CH4 के बहुत सारे अणु लिए। CH4 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 और CH4। तो मैंने कितने मोल निकल गए? मोल। अब मैं पूछूं, अगर सर आप बताइए कि CH4 में कार्बन के कितने परमाणु प्रेजेंट हैं? CH4 के अणु में
कार्बन के कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं। CH4 में कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो आप क्या करेंगे, एक CH4 का पैकेट निकालेंगे। मैंने CH4 का एक पैकेट लिया, ठीक, उसमें से मैंने एक देखा कार्बन कितने हैं, तो एक कार्बन है, बस एक ही कार्बन है एक CH4 में। तो एक CH4 में एक कार्बन है, तो 4 मोल CH4 में कितने कार्बन होंगे भाई, 4 मोल CH4 में 4 कार्बन होंगे। बात साफ है। एक पैकेट CH4 में एक कार्बन है, तो 4 मोल पैकेट CH4 में कितने मोल कार्बन होंगे, तो 1 गुणे 4 मोल CH। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 4 Na, 1 गुणे 4 Na, 1 गुणे, हम इसका एक फार्मूला भी बोल सकते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या ऐसे आप बना सकते हैं। मैं मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं रट करके या फिर घर से रट करके चलाऊं, मैंने खुद बनाया इस फॉर्मूले को। एक गुणे, ये तो नेचुरल थिंकिंग है भाई, जनरली सभी लोग इस तरीके से सोचते हैं, तो मैंने भी सोच दिया। गुणे क्या, CH4 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो आपकी आ जाएगी 1 गुणे 4 Na, तो बराबर आंसर आ जाएगा 4 Na। ध्यान से समझते रहिएगा, मैं एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल करा रहा हूं, आगे के 2 एक और क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप करके आएंगे। अब बताइए CH4 के एक अणु में, CH4 के अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक CH4 का पैकेट पकड़ा, उसमें से मैंने हाइड्रोजन देखा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। एक CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो 4 NaCH4 में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 4 NaCH4 एक साइड में लो, उसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो जो हाइड्रोजन निकलेंगे वही पूरे कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन होंगे। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, देखिए आपके सामने सारा कर रहा हूं, गुणे CH4 अणुओं की संख्या, CH4 अणुओं की संख्या, CH4 अणुओं की संख्या, तो 4 हाइड्रोजन गुणे 4 Na, क्योंकि CH4 अणुओं की संख्या कितनी, 4 Na, तो कितने हो जाएंगे, 16 Na। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि CH4 का STP और NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। अब फिर आते हैं हम लोग लाइन में, मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है ना, तो पहले मोल पे जाएंगे, मोल से आयतन पे चले जाएंगे। तो मोल से आयतन पे जाने पर हम लोग क्या करते थे, मोल में 22.4 से गुणा कर देते थे, फिर वही कर देते हैं, मोल गुणे 22.4, तो मोल कितना है बताइए, आप बताइए, 4 मोल है, गुणे 22.4 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4 चौका 16 का 6, 4 दूनी 8, 1 9 और 8, इतने लीटर का आयतन आ रहा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं CH4 में कुल परमाणुओं की संख्या, CH4 के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो रही होगी, आप लोग बताइए। अब ध्यान से समझिए,
कुल परमाणुओं की संख्या पूछी है। एक CH4 मैंने पकड़ा, उसमें मैंने गिना, एक कार्बन का परमाणु, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है। मतलब कुल मिला जुला करके एक CH4 के अंदर 5 परमाणु उपस्थित हैं। एक CH4 में 5 परमाणु उपस्थित हैं, तो 4 NaCH4 में अणुओं की संख्या कितनी आई थी, हम लोग को बताइए। 4 Na, तो 4 NaCH4 में कितने परमाणु होंगे, तो 4 Na गुणे 5 यानी कि 20 NaCH4 आ रहे होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या गुणे कुल परमाणुओं की संख्या गुणे CH4 के अणुओं की संख्या, CH4 के अणुओं की संख्या। तो कितनी आ जाएगी, कुल परमाणु है 5 गुणे CH4 के अणुओं की संख्या है 4 Na, तो 20 Na आ जाएगा। Na क्या होता है बता चुका हूं, 6.022 गुणे 10⁻23 को Na बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग गिनिए, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं। CH4 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चीजें मैं अभी आपको निकलवाने वाला हूं। हालांकि ये पेज पूरा भर चुका है, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद चीजों को नोट कीजिए और चीजों को समझिए। आशा करता हूं चीजों को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं इन चीजों को मिटाता हूं, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक CH4 को पकड़ा, मैंने क्या किया, एक CH4 लिया और मैंने कार्बन को पकड़ा और कार्बन से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन ने बोला मैं 1 हूं और मेरे पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन के से पूछा कि तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ने कहा मेरे पास 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है और मैं कुल 4 हूं। तो एक कुल कितने प्रोटॉन हो गए, ऑक्सीजन मैं क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ना, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए CH4 के पास, 6 + 4, यानी कि इसके पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और CH4 के पास सेम 10 प्रोटॉन भी है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैंने एक CH4 पकड़ा और मैंने उससे पूछा भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसने मुझसे कहा कि सर मेरे पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा चल कोई ना, तेरे पास एक के पास 10 है तो 4 Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सर 4 से गुणा कर दीजिए 4 Na से, तो होम निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला बनाया अपने तरफ से, एक CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, CH4 के अणुओं की संख्या, CH4 के अणुओं की संख्या। तो 10 गुणे 4 Na कितना हो जाएगा, 40 Na। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, CH4 से फिर पूछा में कितने प्रोटॉन हैं। तो उसने कहा सर मेरे पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो फॉर्मूला आप फिर से बता सकते हैं, CH4 में एक CH4 में प्रोटॉनों
की संख्या क्या हो जाएगी गुणे CH4 के अणुओं की संख्या। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी आप बताइए। 10 गुणे 4 Na बराबर 40 Na। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, CH4 में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये कैसे निकालेंगे। CH4 के न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे। हम लोगों ने क्या किया, कार्बन को पकड़ा और यहाँ पे कार्बन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऊपर वाले को AZX बोलते हैं, AXZ बोलते हैं, ठीक है। A को बोलते हैं एटॉमिक नंबर और इसको क्या बोलते हैं, Z होता है मास नंबर, यानी कि ये परमाणु द्रव्यमान है और ये क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान। मान लो 6C12 होता है, 6C12 ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु संख्या है। अब परमाणु संख्या ही हमें बताता है कि कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताता है, ये बताता है 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही बताता है 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताता है, वो होता है A-Z। तो A-Z करेंगे तो 12-6 कितने प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए। कितने न्यूट्रॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना है किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में 1-1, क्योंकि A-Z 1 बराबर 0। तो कुल मिला जुला करके CH4 जो था उसके पास कुल कितने न्यूट्रॉन थे बताइए, 6 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 0 ये थे, और गुणे CH4 के अणुओं की संख्या, CH4 के अणुओं की संख्या, तो 6 गुणे 4 Na, तो यहाँ पे 24 Na। कई सारे जगहों पर ये दोनों सेम रहते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हरदम बदल के आता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों बदल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम के केस में क्या होता है कि सोडियम में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 11 होती है। क्या कर रहा हूं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 10 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन, या इसी तरीके से कुछ होता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, कल मैं आपको क्लियरली इसके बारे में बता दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। यहां से इसको आशा करता हूं आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को लिख लिया होगा। तो यहां से ये कुछ क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप जो होता है वो कंप्लीट होता है, और मैंने इसमें 9 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ये 3 क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन, 6 और 3 9, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। क्या, CH4 का वेपर डेंसिटी बताओ कितना होगा। 2 गुणे मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन, मोलर, अरे जी लिख लेता हूं, मोलर द्रव्यमान। तो 2 गुणे मोलर द्रव्यमान इसका कितना था, 64 का नहीं, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 12 और 4 16, कितना हो जाएगा 32। तो कुल मिला जुला करके एक क्वेश्चन के अंदर मैं 32 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए, 4 ये 6 वो, 6 4 10। तो ऐसे करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। करीबन आपको मैं 40 क्वेश्चन का टैग दे रहा हूं, आपको वो करना होगा कंप्लीट।
दो क्वेश्चन और मैं देने वाला हूं आपको, वो भी समझ लीजिए और उसे घर पे आप करके देखेंगे। सबसे पहला क्या, H2O, क्या H2O कितने 36 ग्राम H2O। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, क्या CH4 हो गया, NH3 ले लीजिए आप, NH3 कितना 34 ग्राम, ठीक है। या फिर आप 68 ग्राम का करके लाइएगा, क्योंकि एक जगह के जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया 68 ग्राम के ऊपर, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं 68 ग्राम आप NH3 के बारे में भी 10 क्वेश्चन या मतलब करके आप लाएंगे, ठीक है। आप आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टिल डेल टाटा बाय बाय, ठीक है। तो आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, आपको अपने हिसाब से इनमें नोट्स भी प्रिपेयर करना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि जेईई मेंस की तैयारी के बेसिस पे हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, 2 लेक्चर डाला, 3 लेक्चर डाला, 4 लेक्चर के बाद वो उन्होंने क्या किया, लेक्चर डालना ही बंद कर दिया। बट मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। पर डे आपको 1 बजे आपको एक क्लास जरूर मिल रही होगी। आपको हर एक क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ाया जा रहा होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को, उस टाइम को कितनी ज्यादा तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम या फिर आपके जेईई मेंस का एग्जाम या फिर जेईई एडवांस का एग्जाम, वो सभी के सभी एग्जाम आप यहाँ से पढ़ करके केमिस्ट्री का कम से कम तो जरूर निकाल सकते हैं, और वो बेटर रैंक के साथ निकाल सकते हैं। मैं पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप जरूर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत ही ज्यादा, ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ये जरूर कहूंगा आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितने अच्छे से मेरे को फॉलो करेंगे, आपका रैंक उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। मेरे पढ़ाने से आपका रैंक नहीं आएगा, आपके पढ़ने से जरूर आपका रैंक आएगा। तो आप अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करिए, आप खुद इम्प्रूव हो जाएंगे और आने वाले समय में आप एक अच्छा स्कोर दे रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल के लेक्चर में आपको फिर से मैं मिलूंगा, तब के लिए टाटा बाय बाय।